क्योंकि पहले कोरोना और अब जंग की वजह से भारत में होने वाली कागज की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। भारत में अखबार के लिए आने वाला 50% कच्चा माल विदेश से आता है, जिसमें करीब 60% रूस भेजता है और बाकी का कागज यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा भेजते हैं। लेकिन जंग की वजह से आयात प्रभावित हुआ और भारत में पेपर के दाम करीब 40% बढ़ गए। उधर रूस की शैतानी मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए अमेरिका ने भी एक बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, जो कामयाब रहा। पिछले महीने रूस ने सरमत नाम की परमाणु बम दागने वाली अपनी उस सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसे अमेरिका सेटन यानी शैतान कहता है। ऐसे में जब रूस जैसे अमेरिका के दुश्मन ने इतना घातक हथियार तैयार कर लिया, तो फिर अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला, जो कि बीते शनिवार को उसके कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिणी तट के पास हुआ। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि उनकी मिसाइल ने आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भरी और हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि अमेरिका की मिसाइल की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रही। बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बम दागने वाले B-52 विमान से टेस्ट लॉन्च की, जो कि सफल तो रहा ही, एक रिकॉर्ड भी बन गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने हवा से अपना कोई हाइपरसोनिक हथियार दागा। असल में अमेरिका के पास अब तक एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जिससे वो अपने दुश्मन पर वार कर सके। अभी वो हाइपरसोनिक हथियारों की रिसर्च में ही लगा है और चीन और रूस जैसे उसके दुश्मन तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा खतरनाक हथियार है जिसे मार गिराना मुमकिन ही नहीं। इसी वजह से वो जंग के मैदान में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्पीड के मामले में हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई सानी नहीं। ये ऐसी मिसाइल होती है जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती है, मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार। और इस रफ्तार पर उड़ते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी चाल भी बदल सकती है। रफ्तार और उसके साथ चाल बदलने की क्षमता, ये दो ऐसी ताकतें हैं जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक उनका शिकार नहीं कर पाते। इसी वजह से दुनिया के देशों में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लगी है। और अमेरिका को टेंशन इसलिए भी है क्योंकि रूस ने पिछले महीने जो सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी, उसके बारे में दावा है कि अगर वो एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। और तो और दावा है कि वो एक साथ 12 परमाणु बम दाग सकती है, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी है। वहीं खबर है कि चीन एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा है जो कि चलती कार का भी शिकार कर सकेगी। यह दावा मिसाइल बनाने में लगे खुद चीन के वैज्ञानिकों की टीम ने अपने रिसर्च पेपर में किया है, जिसमें बताया गया कि चीन आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ने वाली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो सड़क पर दौड़ती कार के चिथड़े उड़ा देगी। असल में इस तरह का हथियार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इतनी तेज स्पीड पर अपने निशाने को ट्रैक करना। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। बताया गया कि इसके लिए चीन अपनी मिसाइल में एक नए तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा, जिससे वो अपने टारगेट को काफी दूर से ही मार गिरा सकेगा। चीन की ये मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल है, यानी वो अपने टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए उसको डिटेक्ट करेगी। और आमतौर पर इस तरह की मिसाइलें अपने निशाने का पीछा करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चीन के वैज्ञानिक इस काम के लिए मोशन सेंसर को जरिया बनाएंगे, जिसका मतलब होगा टारगेट पर बिल्कुल सटीक वार। इस बीच खबर है कि पुतिन ने खुद इस जंग की कमान संभाल ली है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग जीतने के लिए कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के काम भी अपने जिम्मे ले लिए हैं, ताकि वो ये फैसला ले सकें कि रूस की सेना यूक्रेन से जारी जंग में कब, कैसे और कहां हमला करेगी। यूक्रेन की सेना का दावा तो यहां तक है कि डॉनबास की लड़ाई में भी पुतिन व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह शामिल रहे और खुद ही सारे अहम फैसले लेते रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो रणनीति बनाने में माहिर है। राजनीति में आने से पहले पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी में एक एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज का दावा है कि डॉनबास में रूस की फौज ने सिविर्स्की दोनेत्स नदी को कई बार पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यूक्रेन के फौजी पुतिन की प्लानिंग पर भारी पड़ गए। ऐसे में कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुतिन ने अब भी रूसी सेना के कमांडर के साथ मिलकर जंग पर बारीकी से नजर बना रखी है। हालांकि अब तक रूस के डॉनबास पर पकड़ बनाने की बात सामने नहीं आई।
और पूर्वी यूक्रेन की ऐसी कई अहम जगह बाकी हैं जिन पर यूक्रेन का कब्जा बना हुआ। दावा ये किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के पूरे ऑपरेशन पर पुतिन लगातार नजर रख रहे हैं। रूस में रहते हुए ही वो पूरी तरह उस जंग का हिस्सा बने हुए हैं जो यूक्रेन में लड़ी जा रही है। पुतिन अपनी फौज के वो फैसले भी कर रहे हैं जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी लिया करते हैं। आमतौर पर रूसी फौज में जनरल रैंक के अफसरों पर युद्ध को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि युद्ध में रूसी सेना के जनरल रैंक के कुछ अधिकारियों को जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिनमें 12 के जान गंवाने की भी खबर है। जानकारों का मानना है कि इन हालात में पुतिन को राजनीतिक रणनीति तय करनी चाहिए, न कि सेना से जुड़े फैसले लेने चाहिए। वहीं खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली धमकी दे दी। उनकी नाराजगी बढ़ने की वजह स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल होने की तैयारी को बताया जा रहा है। और ये बात पुतिन के हलक से नीचे नहीं उतर रही। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया कि वो ये मान चुके हैं कि पश्चिमी देश उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके गेम प्लान के तहत उन सभी देशों ने नेटो का दामन थामने का फैसला लेकर रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूस ये भी मानता है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन खबर है कि पुतिन का इतना जरूर कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अपने देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वीडन और फिनलैंड के नेटो की सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर करने के बाद से रूस इस पर गंभीर हो गया। इस बीच खबर यह आई कि पुतिन ने इसी वजह से फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। बताया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस जंग से फिनलैंड को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन तमाम हथकंडों को अपनाने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिख रहे। जंग के इस माहौल में वो हर कीमत पर नेटो में शामिल होना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन कई दूसरे देशों की तरह रूस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यूरोप में स्वीडन के पास सबसे शक्तिशाली वायुसेना और फिनलैंड की रूस के साथ लंबी सीमा पुतिन की टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में रूस की तरफ से साफ कहा गया कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये जंग कब तक चलेगी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। उधर रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान इजराइल के पूर्व राजनयिक ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो ब्रिटेन को अंधेरे में डुबो सकता है। इस जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से रूस ब्रिटेन को अपने दुश्मनों की गिनती में शामिल कर चुका है। इसी बीच इजराइल के पूर्व राजनयिक याकूब केदमी, जिनका जन्म रूस में हुआ था, उन्होंने धमकी दी कि पुतिन की सेना के हमले से ब्रिटेन में अंधेरा छा जाएगा। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पुतिन से ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागने की अपील की। उनके मुताबिक अगर रूस ने इस घातक मिसाइल से ब्रिटेन के 50 या 60 पावर स्टेशनों को निशाना बना दिया तो ब्रिटेन अंधेरे में डूब जाएगा। यही नहीं, रूस का यह हमला 10 मिनट में ही ब्रिटेन को सदियों पीछे धकेल देगा, जब बिजली नहीं होती थी। इजराइल के इस पूर्व अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि ब्रिटेन को तबाह करने के लिए रूस को अपनी परमाणु बम दागने वाली सरमत मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 18,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी दावा है कि दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। वहीं रूस की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन तो इससे भी कहीं आगे है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेज है। हवा में आवाज की रफ्तार लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब ये कि जिरकॉन मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। यही नहीं, दावा है कि ये 1,000 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है। इस बीच यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर रूस के मिसाइल अटैक से भारी तबाही मच गई, जिसके बाद वहां यूक्रेन की सेना ने जंग का अभ्यास तेज कर दिया, जिसमें आम लोगों के भी जुड़ने की खबर है। बताया गया कि पुतिन की सेना ने जंग की शुरुआत के बाद लवीव पर यह सबसे बड़ा हमला किया, जिसकी वजह से लवीव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रात के अंधेरे में भी रूसी सेना शांत नहीं बैठी और उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। रूसी सैनिकों ने कई घंटों तक वहां जंग जारी रखी। यूक्रेन की सेना के भी कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वो सैन्य अभ्यास कर रूसी हमलों से निपटने की तैयारी करते दिखाई दिए। खबर है कि लवीव के रहने वाले कई लोगों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया, ताकि वो जंग में हथियार चलाना जान सकें और रूसी सैनिकों से मुकाबला करने में अपनी सेना की मदद कर सकें, जिसके लिए उन लोगों को फौजियों की ही तरह ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के तहत उन्हें सटीक निशाना लगाना और छिपकर दुश्मन पर वार करना भी सिखाया गया। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कशनोव का दावा है कि पुतिन को जंग हारने का एहसास हो गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर भी निशाना साधा।
और आरोप लगाया कि पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों ने जंग से पहले उन्हें सही जानकारियां नहीं दी थी, जिसकी वजह से रूसी सैनिकों को यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा और कीव पर कब्जे का उसका प्लान भी कामयाब नहीं हो सका था। रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कश्चनोव के मुताबिक इन हालात में पुतिन को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि वो इस जंग को हार रहे हैं और इसी वजह से पुतिन परेशान लग रहे हैं। यानी रूस के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि साल 2000 में जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें रूस का पीएम बनाया गया था, लेकिन साल 2008 में कश्यनोव विपक्ष में चले गए, तब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो पुतिन के विरोधी बन गए और तब से रूस से बाहर ही रह रहे हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में अलग थलग पड़ने के बाद रूस में ही पुतिन से युद्ध जल्द खत्म करने की आवाज उठनी शुरू हो गई। 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था और उस वक्त रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसकी भारी भरकम सेना के आगे ज़ेलेंस्की की सेना घुटने टेक देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि पिछले 83 दिनों से रूसी सेना के सामने ज़ेलेंस्की की फौज सीना तान कर खड़ी है। ऊपर से पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। यही वजह है कि अब रूस में ही पुतिन से जंग खत्म करने की मांग शुरू हो गई। ये अपील रूसी वायुसेना के पूर्व कमांडर मिखाइल खोदारेनॉक ने की। उन्होंने रूस के एक टीवी चैनल पर यह दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में रूस अलग थलग पड़ गया है। खोदारेनॉक ने चेतावनी दी कि यूक्रेन जल्द ही 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में उतार देगा, जिन्हें पश्चिमी देश ट्रेनिंग देने के साथ आधुनिक हथियारों से लैस करेंगे। यह भी दावा किया गया कि जंग में रूस की स्थिति अच्छी नहीं है और पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ है, जिससे रूस को बाहर निकलने की जरूरत है और यह तभी हो पाएगा जब रूस यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान खत्म कर दे। उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही युद्ध खत्म नहीं होता है तो रूस को आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन की सेना के एक प्लान की वजह से रूस कीव के आसपास के गांवों पर कब्जा नहीं कर पाया था। कीव को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुतिन की सेना ने कई दिनों तक कोशिश की थी और यहां तक कि कीव के आसपास के गांवों पर भी रूस ने कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेरने के लिए ऐसा जाल बुना कि पुतिन के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये ऐसी योजना थी कि यूक्रेन के सैनिक बिना लड़े ही रूस की सेना पर भारी पड़ गए थे। खबर है कि कीव के आसपास के कुछ गांवों के नजदीक जब रूस अपनी विशाल सेना लेकर पहुंचा था, तभी यूक्रेन के सैनिकों ने वहां इरपिन नदी पर बने बांध के गेट खोल दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कीव के आसपास के कई गांव बाढ़ में डूब गए। इसी वजह से रूसी टैंक और सैनिकों का काफिला कीव के आसपास के गांवों की सीमा में दाखिल नहीं हो पाया था और वो इलाके रूस के कब्जे से बच गए। यानी बाढ़ ने कीव के पास बसे गांवों को भले ही डुबो दिया, लेकिन यूक्रेन की इस रणनीति से रूस को बड़ा झटका लगा था।